मैं आज आपको झारखंड क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी सब्जेक्ट का बताने जा रही हूँ। बच्चों ये देखिए 2024-25 का ये मॉडल क्वेश्चन सेट है और अभी प्री बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 50 है जो 3 खंडों क, ख, ग में विभक्त है। विभक्त मतलब होता है बंटी हुई। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक निर्धारित है, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। अब खंड क है अपठित बोध। यह अपठित गद्यांश जो कि अपठित मतलब होता है बच्चों जो पहले कभी पढ़ा नहीं गया हो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही उत्तर का चयन करें। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दीयों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आता है कि रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को मनाया जाता है। यहाँ देखिए पैराग्राफ में लिखा है दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दीपावली, क्योंकि रोशनी का पर्व जो हम भारत में मनाया जाता है, हम भारतीय मनाते हैं, दीपावली है। प्रश्न नंबर 2 है दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। तो अब यहाँ देखिए ए है भाद्रपद, बी है कार्तिक, सी है चैत्र और डी है माघ। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है कि यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। बच्चों पैराग्राफ को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और एक बार प्रश्नों के साथ भी मिला के प्रश्नों को देख करके फिर पैराग्राफ को पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर है बी, कार्तिक महीने में। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। ए है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, बी है भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, और सी है दुर्गा पूजा की, और डी है महाशिवरात्रि की। तो ये जो पैराग्राफ अपठित गद्यांश दिया हुआ है आपको इसी में मिल जाएगा। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। तब हमको प्रश्न का उत्तर लिखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर है बी, अब भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की। आपको जब भी आप प्रश्न पढ़ते हैं तो उसके उत्तर को खोजिए और यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। पहला है रोशनी का पर्व, तो आपको सब पता चल जाएगा कि किस महीने में मनाई जाती है, कार्तिक माह में। आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कि प्रश्न उत्तर को कैसे देना है और कैसे हमको पैराग्राफ से प्रश्न का उत्तर छांटना है। तो इसका सही आंसर है बी। ये देखिए अब है अगला कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। अब 5 से 8 के लिए हम लोग पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। पद्यांश मतलब होता है बच्चों कविता, गद्यांश मतलब होता है नाटक, कहानी, उपन्यास का जो भी भाग होता है उसको कहते हैं गद्य का अंश, गद्यांश। और पद्यांश को पद्य मतलब कविता, कविता का अंश पद्यांश। जल ही जीवन का आधार, बिन जल सूना हर संसार, नदियां सरोवर और तालाब, इनसे ही हरियाली माला, बूंद बूंद को बचाना सीखो। फिर से पढ़ती हूँ, जल ही जीवन का आधार, बिन जल सूना हर संसार, नदियां सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। अब बच्चों ये जो है जल ही जीवन का, ये प्रकृति के ऊपर लिखी हुई कविता है। जल को बचाना है, पेड़ को लगाना है, और नदियों को, सरोवर को, सबको बचाना है। पर्यावरण प्रदूषण से भी इसको है कि सबको बचाने के लिए हमें भारत अपने देश को
पर्यावरण से, प्रदूषण से मुक्त करना होगा और पेड़ पौधे लगा करके, जल को साफ सुथरा रख करके पर्यावरण को हम अपने बचा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? तो पद्यांश में जल को जीवन का आधार बताया। देखिए यहाँ पे लिखा है जल ही जीवन का आधार। अब आप यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। जल ही जीवन का आधार। ए है धन का, बी है जीवन का, सी है शिक्षा का और डी है संस्कृति का। तो हम यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, जीवन का। प्रश्न नंबर 6 है किसके बिना संसार सूना है? अब देखते हैं यहाँ पे, बिन जल सूना हर संसार। अब आप देखिए कि किसके बिना जीवन, पूरा संसार सूना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन क्या है। किसके बिना संसार सूना? ए है धन, बी है जल, सी है पेड़ और डी है घर। तो इसको सही आंसर हो जाएगा बी, जल। देखिए यहाँ पे बच्चों पैराग्राफ कविता में भी लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि आप लोगों को 1 से 2 बार 3 बार पैराग्राफ को पढ़ना है, वहीं पे प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ है। फिर अगला प्रश्न नंबर 7 है जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ देखिए पहले पैराग्राफ में देख लेते हैं। जल संकट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ए है नदियां सुखा देनी चाहिए, बी है बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, सी है जल का संग्रह रोक देना चाहिए, डी है केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है पैराग्राफ में, इनसे ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। ये देखिए बूंद बूंद बचाना है हमको। ये बूंद बूंद, इसको बचाने के लिए कैसे प्रश्न का उत्तर देंगे? यहाँ पे देखिए जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ए है नदियां सुखा देनी चाहिए, बी है बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो गया बी। अब प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? फिर से हम पैराग्राफ में आते हैं बच्चों, प्रश्न को देखेंगे, पैराग्राफ में जाएंगे। धरती, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। अब देखिए प्रश्न क्या है, धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? ए है घर बनाकर, बी है पेड़ लगाकर, सी है नदियां सुखाकर, डी है खदानें खोदकर। तो अब सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पेड़ लगाकर। अब चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। राजपुत्र में कौन सा समास है? ए है द्वंद्व समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है अव्ययी भाव समास और डी है कर्मधारय समास। तो बच्चों राजपुत्र में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास इसलिए है कि जब इसका विग्रह करेंगे तो राजा का, इसका अर्थ हो जाएगा राजा का पुत्र। ये का के द्वारा जुड़ा हुआ है, जहाँ जो इसमें काल लुप्त हो गया है, तो राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है। अब का जो कारक का चिन्ह इसमें समास जो होता है उसमें तत्पुरुष समास में 6 कारक के चिन्हों का प्रयोग होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये जो 6 कारक हैं उन कारकों के चिन्ह का तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर का की के संबंध कारक का चिन्ह है, तो राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, संबंध कारक। प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आशा शब्द का विलोम क्या है? तो आशा का विलोम है बच्चों निराशा। आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। प्रश्न नंबर 11 है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद मतलब होता है जो दो शब्द जुड़े हुए हैं उनको विच्छेद करना, उनको अलग करना। अब आइए देखते हैं इसका क्या होगा सही उत्तर। ए है विद्या प्लस आलय, बी है विद्या प्लस अलय, सी है विद्या प्लस आलय और डी है विद्या प्लस लय। तो अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, क्योंकि संधि में देखिए एक एक अक्षर जुड़े होते हैं इसमें संधि में, और समास जो है उसमें 2 शब्द जुड़े होते हैं, लेकिन संधि में 2 अक्षरों के मेल से संधि बनती है। तो यहाँ पर विद्या में आ प्लस आ मिलकर आ हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चंद्रमा, ए है चंद्रमा, बी है रवि, सी है धरती और डी है वरुण। तो
रवि का अर्थ होता है सूर्य, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 13, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए बच्चों, उपस्थित में अनु जोड़ दिया गया है, अनु प्लस उपस्थित, अनु प्लस उपस्थित, तो हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा सही। अनु प्लस उपस्थित बराबर अनुपस्थित। तो उपसर्ग की परिभाषा होती है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। तो अनु प्लस उपस्थित बराबर अनुपस्थित, तो अनु हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ए है गिनती करना, बी है भाग जाना। तो बच्चों आपको सही पता है कि इसका सही अर्थ है बी है भाग जाना, ज्यादातर बच्चों को पता होगा। प्रश्न नंबर 15 है, पंकज का क्या अर्थ हो सकता है? ए है चंद्रमा, बी है सूर्य, सी है कमल, डी है तारा। तो पंकज का अर्थ होता है बच्चों कमल। अब प्रश्न नंबर 16 है, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक का स्त्रीलिंग है नायिका, ये आंसर सही है। प्रश्न नंबर 17 है, गंगा नदी बहुत पवित्र है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है? तो ए है गंगा, बी है नदी, सी है पवित्र और डी है बहुत। तो इसमें बच्चों नदी हो जाएगी, नदी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा तो नाम है, गंगा नदी का नाम है, तो इसलिए गंगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा नदी है। प्रश्न नंबर 18 है, उसने मुझसे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसने मतलब जो उसने है उसका कुछ नाम होगा, वहां पर उसने लिखा गया है तो उसने सर्वनाम होगा। प्रश्न नंबर 18 का सी। 19 नंबर है प्रश्न, तुम बहुत अच्छा गाते हो। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? तो यहाँ पे है तुम बहुत अच्छा गाते हो, ए है तुम, बी है बहुत और सी है गाते हो और डी है अच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सी क्रिया है। गाना, हंसना, रोना, खाना, ये क्रिया के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 20 है, वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। वह एक समझदार लड़का है। तो अब देखिए बच्चों, संख्या मतलब होता है गिनती, गिनती वाला जो विशेषण है ये पूरे वाक्य में मुझे एक ही दिख रहा है, वह एक समझदार लड़का है। तो जो एक है, ये एक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका विशेषण। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ए है वह, बी है लड़का, सी है समझदार, डी है एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। अगर हम चीजों को समझेंगे बच्चों तो हमको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ेंगे 2 से 3 बार, किसी भी चीज को हमको पढ़ना होगा 2 से 3 बार, अगर हमने पढ़ लिया उत्तर मिल जाएगा। अगला है गद्यांश है, पाठ्य पुस्तक से पठित बोध। अब खंड ग है, ये पाठ्य पुस्तक से गद्यांश आया है। क्या गद्यांश से पढ़ते हैं? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, बस सचमुच चल पड़ी, मतलब ये बस की यात्रा पाठ से लिया गया। इसका मतलब है बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था और हम सीट पर सॉरी बच्चों, यहाँ हाँ, सीट पर का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है। तो देखिए पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर है, उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? ए है असहयोग, बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। देखिए यहाँ पर असहयोग लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो ये देखिए एक प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको, ए और बी दोनों सही हैं। प्रस्तुत पद्यांश जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? तो अभी मैंने आपको पढ़ते हुए पहली लाइन में ही बता दिया था कि ये बस की यात्रा पाठ से लिया गया है। फिर है 23 क्वेश्चन नंबर है, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी। सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे। सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल रहे थे, या जो भी आप कैसे चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कि कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे भाग जाएगी, और लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं था। अगला है प्रश्न नंबर 24, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? अब देखिए यहीं से बच्चों मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पैराग्राफ को 2 से 3 बार प्रश्नों को देखने के बाद भी पढ़ लिया करिए। ये देखिए 8 से 10 मील क्या लिखा हुआ है। 8 से 10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। अब यहाँ पे प्रश्न है, गद्यांश में 8 से 10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? रास्ते के भेदभाव मिटने का, या फिर बस की गति बढ़ने का, गांधी जी के आंदोलनों के परिणाम का, सीट और बॉडी के जुड़ाव का? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है प्रश्न, फिर से पद्यांश आ गया, कविता का भाग, ये किताब से है, पुस्तक से। तो निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए सही उत्तर का चयन करें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जावे वीर अनेक। बच्चों ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी की है, पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। चलिए इसको पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? प्रश्न नंबर 25 है, ए है राम नरेश त्रिपाठी, बी है हरिवंश राय बच्चन, सी है माखनलाल चतुर्वेदी और डी है निर्मला पुतुल। तो इसका सही आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। 26 नंबर है, उस पद पर देना तुम फेंक में कवि किस पद की बात कर रहे हैं? तो सम्राटों का पद, बी है युद्ध के पद, सी है वीरों का पद और डी है प्रेमी माला का पद। तो बच्चों ये वीरों के मार्ग पर पुष्प फेंक दिया जाना चाहता था, लेकिन कभी सम्राटों के शव पर सुरबाला के गहनों में गूथा जाना नहीं चाहता था, देवों के सिर पर भी चढ़ना नहीं चाहता था। पुष्प की अभिलाषा थी कि उसे वीरों के मार्ग में फेंक दिया जाए, बिछा दिया जाए। प्रश्न नंबर 27, जिस पद जावे वीर अनेक से कवि किस पद का उल्लेख कर रहे हैं? तो सम्राटों के पद का, शहीदों के पद का, या युद्ध में शहीद होने वालों का? तो यहाँ पर हो जाएगा शहीदों के पद का, बी नंबर सही है। 28 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? ए है मातृभूमि की सेवा, बी है सम्राटों की सेवा, सी है प्रेमी सेवा। और तो बच्चों इसका सही आंसर है ए, मातृभूमि की सेवा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। 29, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? ए है मिठाई, बी है दवा, सी है पथ्य और डी है साड़ी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, उसकी माँ बीमार थी तो वो अपनी माँ के लिए पथ्य ले जाना चाहता था, भोजन बनाने के लिए, कुछ उसके लिए जो रोगी को खिलाया जाता है उस तरह का कुछ भोजन ले जाना चाहता था, खिचड़ी बनाने के लिए सामान ले जाना चाहता था जिससे वो अपनी माँ को खिला सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, मित्रता पाठ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए, ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है जयशंकर प्रसाद और सी है प्रेमचंद, डी है ज्ञान रंजन। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो मित्रता पाठ के लेखक हैं। और प्रश्न नंबर 31 है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इसमें बटोही किसे कहा गया है? ए है कवि, बी है पथिक, सी है विद्यार्थी, डी है शिक्षक। तो पथिक का अर्थ होता है बटोही। प्रश्न नंबर 32 है, लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे? ए है 2 साल, बी है 4 साल, सी है 3 साल और डी है 5 साल। तो बच्चों लेखक के जो भाई साहब थे वो 5 साल बड़े थे और लेखक 9 साल का था, भाई साहब 14 साल के थे। प्रश्न नंबर 33, लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? ए है घर में, बी है नानी के घर में, सी है हॉस्टल में, डी है किराए के घर में। तो लेखक और उसके बड़े भाई हॉस्टल में रहते थे।
प्रश्न नंबर 34, अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? ए है नाटक, बी है कहानी, सी है एकांकी और डी है निबंध। तो ये एकांकी है। 35 प्रश्न नंबर, सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? देखिए, ए है मगध, बी है बोध गया, सी है पाटलिपुत्र, डी है कलिंग। तो अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी। प्रश्न नंबर 35 पर डी। प्रश्न नंबर 36, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? ए है मिथिला, बी है शिखा, सी है पद्मा। तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम, बेटी का नाम पद्मा था। 37 नंबर प्रश्न, अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? माँ बच्चों, उसमें एक लाइन आई है चैप्टर में, माँ अजमेर में जेल कर चुकी हैं, ये लाइन है उसकी। तो देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा अजमेर। प्रश्न नंबर 38 है, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने सबसे पहले बताई? तो ए है चुन्नू ने, बी है पप्पू ने, सी है नौकर ने और डी है मिद्दू ने। तो ये चैप्टर से क्वेश्चन है, इसलिए डी है मिद्दू ने बताया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 39, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है प्रेमचंद। तो ए आंसर इसका सही है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रश्न नंबर 40, क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया था? वह भाग गया था, वह दूसरी बस लेने गया था, वह जंगल में चला गया था, वह अपने घर चला गया था। बच्चों, वह दूसरी बस लेने गया था, क्या क्योंकि बस खराब हो गई थी, तो वो दूसरी बस का इंतजाम करने के लिए चला गया था। प्रश्न नंबर 41 है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कबीर, डी है जायसी। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है। 42 प्रश्न नंबर, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका ए है तोरपा, बी है खूटी, सी है तपकरा, डी है सिमडेगा। तो तपकरा में हुआ था बच्चों। अगला प्रश्न है 43, बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो ये हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। तो ए व्यंग, सी है बी है निबंध, सी है कहानी, डी है नाटक। तो ये व्यंग, हास्य व्यंग है बच्चों, लेकिन यहाँ व्यंग दिया है ऑप्शन में, तो जो ऑप्शन में रहेगा हमको वही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हुंडरू का झरना कहाँ है? ए है सिमडेगा, बी है नेतरहाट, सी है गुमला और डी है रांची। तो बच्चों ये रांची में है। क्वेश्चन नंबर 45, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख निर्मला पुतुल ने लिखा है। 46 नंबर है, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या है? ए है सर सुंदरलाल, बी है महिला विद्यालय, सी है पार्क और डी है जिमखाना। तो ए आंसर सही है, सर सुंदरलाल। प्रश्न नंबर 47, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो ए है शारदा सुब्रमण्यम, क्योंकि जो वीर जननी थी वो माता थी डॉक्टर चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम, तो उन्हीं को ये पुरस्कार मिला था। 48, किसकी बुआ आईएएस बन गई थी? तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये शुभांगी की बुआ आईएएस बनी थी, तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 49 है, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 6वीं शताब्दी में। तो ये देखिए आपका तालाब बांधता धर्म स्वभाव से पाठ से ये लिया गया है। और प्रश्न नंबर 50 है, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? ए है बिंदु सागर, बी है कलिंग सागर, सी है समर सागर, डी है सूर सागर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदु सागर। अब इसको कंप्लीट हो गया बच्चों, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये प्री बोर्ड को देखते हुए एग्जाम का ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है तैयार किया गया, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसी पैटर्न पर एग्जाम के भी पेपर आएंगे। सेम यही तो नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चों, जरूर पढ़िए, इसमें आपकी भलाई है।